हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु ऑनलाइन क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से हमने समझा था। आपको समझाया था जो वास्तविक संख्या वो दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने देखा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या। इस तरह से कई संख्याओं के हमने जिक्र किया था और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। साथ ही साथ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, एचसीएफ, एलसीएम, साथ ही साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाया था और यही सारे कॉन्सेप्ट से आपके मैथ के जो एक्सरसाइज होते हैं प्रश्न वाले होते हैं उसमें आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो आपको किसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछ जाए एग्जाम में, आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए काफी सारे बच्चे होते हैं सिर्फ प्रश्न पे फोकस करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपके ऑटोमेटिक सारे प्रश्न बन जाएंगे। आज इस क्लास में हम लोग जो है प्रश्न वाली 1.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए यानी एक्सरसाइज 1.1 में आपके टोटल जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को वन बाय वन हम लोग सॉल्यूशन करने वाले, बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न दिया हुआ 135 और 225, 196 और 3820 और 867 और 255। तो चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो आप सबको पता होगा, मैंने आपको समझाया था यूक्लिड विभाजन द्वारा जब हम किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पे हमें जो सबसे बड़ी जो संख्या उसको ए मानना पड़ता है और जो छोटी संख्या है उसको बी मानना पड़ता है। इसका एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब तक आर जीरो ना आ जाए तब तक आपका एचसीएफ निकल ही नहीं सकता है। यानी जिस लाइन पे आपका आर जो है जीरो आए, समझ जाओ उसी लाइन में जो संख्या बी है वही आपका एचसीएफ होगा। अभी हम लोग मैथ को सॉल्यूशन करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो किसी भी संख्या आपका एचसीएफ निकालने बोलेगा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया था 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है हल या फिर सॉल्यूशन जो भी चाहे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिख लेना है कि माना कि a बराबर 225, क्योंकि संख्या बड़ी कौन है 225, तो हमें बड़ी संख्या को a मानना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहता है कि जब भी आपको दो संख्या दिया रहे तो समझ जाना है कि जो बड़ी संख्या होगा वो a होगा और छोटी संख्या जो होगा वो b होगा। a बराबर 225 तथा b बराबर 135। ठीक है, हम लगा देंगे फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन नियम से या यूक्लिड विभाजन परिमिका से, जो आप लगाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। इसमें एक रूल कहता है जहां जीरो के बराबर होगा आर या फिर आर बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, हमेशा जो है आर होगा बड़ा होगा जीरो से या फिर जीरो के बराबर होगा। और ये भी चीज ध्यान में रखना, जो आर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा। मतलब ये कहना चाहता है कि बी से छोटा आर होगा और आर कभी जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका जो है ये पूरा जो है मैथ का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब आर बराबर जीरो आ जाए तो समझो कि वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ निकल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे स्टेप 1। पहला आपको स्टेप 1 लिखना है और स्टेप 1 में आप लोग को मान लेना है ये फॉर्मूला के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें a दिया हुआ था 225, हमने ले लिया a बराबर 225, बराबर b हमें जो दिया है 135, हमने लिख दिया है b, और गुने का यहाँ पे बी क्यू है मतलब b इंटू क्यू है। ठीक है, आपने बेसिक मैथ को पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो बी क्यू मतलब b इंटू क्यू, तो b की जगह हमने 135 रख दिया, गुना का q और प्लस का r। हमें q और r पता ही नहीं है तो हम कहां से ये q और r डालें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 225 को 135 से भाग लगाना पड़ेगा। जब हम भाग लगाएंगे जो हमारा भागफल निकलेगा वो हमारा q निकल जाएगा और जो शेषफल निकलेगा वो हमारा r निकल जाएगा, क्योंकि r को ही शेषफल कहते हैं और q को हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसको निकालते हैं। तो उसके लिए एक मेथड आपको अपनाना है, भाग जो आपने बचपन से अपनाया होगा। 225 को भाग लगा देंगे 135 से। ठीक है, 35 लगाएंगे तो बताओ कितने से चलेगा, तो आप लोग बोलोगे 135 से कम, 135 1 से चलेगा। ठीक है, अगर हम 2 से चलाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चलो 1 से चला देते हैं। 5 में 5 जाएगा, बोलोगे 0 बच जाएगा। ठीक है, 2 में 3 तो नहीं जाएगा, एक उधार लेगा, 12 में 3 जाएगा, बोलोगे 9 बच जाएगा।
और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो आप बोलो तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, तो बोलोगे सर शेषफल 90 आया, मतलब r बराबर 90 आ गया। बोलोगे भागफल कितना आया, भागफल 1 आया, मतलब q बराबर जो है वो 1 हो गया। तो हमारा निकल गया q 1 और r 90। तो चलिए फिर मान को हम लोग पुट करते हैं इसमें। हमें जो दिया हुआ था 225, तो हम लिख देंगे 225, ठीक है, बराबर 135, और गुणे का क्यू निकला 1, तो हम लिख देंगे 1, ठीक। अब प्लस में आर कितना निकला, तो बोलोगे 90 निकला, तो 90, कोई दिक्कत। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जब तक आर जीरो ना आ जाए, यहाँ पे आर बराबर 90 है, जब तक जीरो ना जाए आपको ये प्रक्रिया को दोहराते रहना है जब तक जीरो ना आ जाए। और जब जीरो आए तो समझ जाना ये जो बी देख रहे हो आप, ये बी आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आर जीरो नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम मान सकते हैं कि पुनः माना, लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लिख दे तो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा ये, पुनः माना। अब देखो यहाँ पे पुनः माना हमें क्या करना है, अब इस लाइन में देखना है 135 और 90। तो देखो यहाँ पे जो इस लाइन पे बड़ी संख्या देखोगे तो 135 है, और लास्ट वाला संख्या क्या है, छोटा है, 90 है। तो आपको याद रखना है, तो हमारा ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। क्यों, क्योंकि 135 बड़ा है और 90 छोटा है। आपको बताया था बड़ी जो संख्या होती है वो ए होती है। तो पुनः माना कि ए बराबर 135 और बी बराबर, तो बोलोगे बी बराबर हो जाएगा आपका 90, कोई दिक्कत। अभी हमने इसको मान लिया आर बराबर, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर 90 है, जीरो के बराबर नहीं है। तो पुनः माना कि ए बराबर 135, हमने ए इसको 135 को ए मान लिया, और जो है बी बराबर 90 मान लिया, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या 135 है, ए मानना है, इसका काम तो खत्म हो गया। इस लाइन पे हमें देखना है, तो अब फिर लिख देंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना है 135, है ना, बराबर बी कितना है 90, बी क्यू होता है तो इंटू क्यू कर देंगे, और प्लस का आर कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे क्यू और आर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बोलोगे 135 से भाग लगाएंगे 90 को, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी कर देते हैं हम लोग, 90 और 135, देखो तो कितने से चलेगा, तो बोलोगे सर 1 से चलेगा, तो लगा देते हैं 1 से। अब बताओ 5 में 0 जाएगा कितना बचेगा, तो बोलोगे 5 बचेगा। 3 में 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 4 बच जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो है आर बराबर 45 निकल गया, और जो क्यू बराबर जो है वो कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो चलो फिर मान को बैठाते हैं इसमें, तो लिख देंगे 135 बराबर 90 गुने का क्यू निकला था 1 लिख दिया, और प्लस आर कितना निकला था 45। बताओ तो अब यहाँ पे आर बराबर 0 आया, बोलोगे नहीं आया। फिर वही लिख देंगे हम लोग, क्योंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वही पुनः माना, या फिर इसलिए लिखें या नहीं लिखे पुनः माना, इसलिए हम लिख देंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये वाला बड़ी संख्या है तो ए बराबर 90 हो जाएगा, और ये छोटी संख्या है तो कोमा बी बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो स्टेप था, ये कौन सा स्टेप था, तो बोलोगे ये स्टेप था दूसरा, ठीक है। हमने पहला स्टेप में ये किया, दूसरा स्टेप में ये किया, लेकिन दूसरा स्टेप में भी आर बराबर 0 नहीं आया। तो फिर हम अपनाएंगे तीसरा स्टेप, लिख देंगे स्टेप 3। क्या लिख देंगे, स्टेप 3। अब फिर क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू, तो ए बराबर कितना है, तो बोलोगे 90, अब बराबर बी कितना है, तो 45, और गुने का क्यू कितना निकलेगा, तो आप 45 को 90 से, 90 को 45 से भाग दोगे तो 45 दूना 90, यानी 2 से गुना करोगे तो 90 हो जाएगा, और प्लस में क्या जोड़ोगे, तो बोलोगे प्लस में हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। इसको समझने के लिए मैं आपको और समझाता हूँ अच्छे से। 45, ये 90 है, तो बोलोगे 45 दूना 90, ये क्या हो जाएगा 0 0, और ये क्या हो गया क्यू, तो क्यू बराबर 2 आ गया, और ये जो आर बराबर कितना आ गया 0। तो हमारा यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा था कि जब तक आर 0 ना आ जाए तब तक चलाते रहना है, मतलब अब इस कंडीशन पे आर बराबर 0 है, यानी अब और ये नहीं चलने वाला, ठीक है। तो चलो फिर इसको बैठा देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लिख देंगे, अब आर बराबर 0 है ना, आर बराबर 0, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर 0, ठीक है, आर बराबर 0, तो 100 कितना है 35, 135 और
255 का HCF बराबर, अब हम आपको समझाया था कि जिस भी लाइन में जीरो आए तो उसी लाइन का जो संख्या बी होगा, ये बी, यही बी आपका क्या कहलाएगा, यही बी आपका कहलाएगा HCF। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 45। 45 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 135 और 255 का HCF बराबर 45। आर बराबर हमारा यहाँ पे जीरो आ गया इस लाइन पे, और जिस लाइन पे जीरो आए तो उस लाइन पे जो संख्या बी होगा, हमने यहाँ पे बी माना था 45 ना, जो बी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए फिर इसी सेम टाइप के प्रश्नों को और एक सोल्यूशन करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे 196 और 38 220 का आपको HCF निकालना है वही विधि द्वारा। तो फिर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आपको लिख देना है हल या फिर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, तो मान जाएंगे, माना कि बड़ी संख्या है, फिर 38 220 है तो लिख देंगे माना कि ए बराबर 38 220 तथा बी बराबर 196। कोई डाउट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में युगलर विभाजन नियम लगा देंगे या युगलर विभाजन परिमिका से। क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलोगे ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां जीरो क्या है, मतलब जीरो के बराबर आर है या फिर जीरो से बड़ा है तथा बी से छोटा है। ये चीज आपको कई बार क्या कहते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे आते हैं, तो यह भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या बोलोगे, तो आगे क्या करेंगे, तो हम स्टेप 1 अपनाएंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए का मान हमने लिखा 38 220 बराबर बी का मान लिखा 196, तो 196 और गुने का क्यू प्लस आर। अब बोलोगे क्यू और आर कहां से निकलेगा, तो लगा देंगे भाग, निकल जाएगा 196 क्या था 1 मिनट, 196 38 220 है ना, तो पहले लिख देते हैं 38 220 और भाग का 196। ठीक है, तो बताओ तो कितने से चलेगा, तो दो बार कटाओगे तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी एक बार से ही कटेगा ये, है ना। तो यहाँ पे 196 लिख देते हैं। अब बताओ दो में 6 जाएगा, नहीं जाएगा, एक उधार लेगा 12 हो जाएगा, तो 12 में 6 जाएगा 6, ये सब घटा आप लोग बचपन में बनाए है ना, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बचा 7, क्योंकि एक उधार ले लिया था ये। 7 से 9 नहीं जाएगा, एक फिर ये उधार लेगा तो 17 बन जाएगा, और 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 17 में 9 चले जाएगा तो बचेगा आपका 8, है ना। 9 8 17 होता है, तो 8 लिख दिया मैंने। उसके बाद बोलोगे यहाँ पे कितना बचा, एक तो ले लिया था, बचा 2, 2 में एक जाएगा तो बोलोगे 1, यानी 186 हमारा बच गया। अब ये तो काम खत्म हो गया, ये 3 का उतर के आएगा 2। तो बोलोगे कब कितना से चलेगा ये, तो देखो ये लगभग 200 मानते हैं, तो 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, लगभग 9 से चल रहा है। अगर इसको 200 मान लेते हैं तो हम 9 से चला के देखते हैं कटता कि नहीं कटता, तो 9 लगा दिया मैंने। 9 6 कितना होता है 54 का 4 हासिल 5, और 9 9 81 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 86 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 8। 9 एकम 9 और 8 जोड़ोगे तो कितना निकल जाएगा 17, तो हम लगा देते हैं इसको 17, मतलब ये 9 से चलाना मेरा परफेक्ट था। 2 में 4 जाएगा, नहीं जाएगा, एक उधार लेगा, 12 में 4 जाएगा तो बोलोगे सर 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेगा, तो 15 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है। ठीक है, 7 में 7 जाएगा तो बोलोगे 0 हो जाएगा, और ये भी 1 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओगे क्या उतर के आएगा, तो बोलोगे सर उतर के आएगा एक 0, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 उतार लिया तो बचा हमारा 0। अब बताओ कितने से कटेगा, तो 2 5 6 10, लगभग 5 से कटने वाला है, तो चलो 5 से कटा के देखते हैं। 5 6 का 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, 5 नंग 45 और 3 48 हो गया ना। 5 एकम 5 और 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अब बोलोगे 0 में 0 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 8 मार जाएगा 0, 9 में 9 हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे पता चला कि R बराबर निकल गया 0, और ये जो Q बराबर निकल गया आपका 195। मतलब पहला ही लाइन पे आपका R 0 हो जा रहा है, मतलब और आपको कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम में कहता है कि जब 0 आ जाए तो समझो वहीं पे रोक देना है। तो चलो फिर इसको यहाँ पे लिख देते हैं, R बराबर 0 और Q बराबर 195। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 38 220 बराबर 196। Q कितना निकला 195 हमने निकाला, तो चलो 195 लिख दिया, और प्लस में R कितना निकाला तो 0। तो युगलिड विभाजन क्या कहता है कि जब R बराबर 0 आ जाए तो हमारा जो B वाला जो लाइन होगा ये B, यही हमारा HCF होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ R बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कितना है 196 है ना, 196 और
कितना है 38,220, 38,220 का HCF बराबर बी का है तो बी 196 है, तो HCF बराबर 196। आंसर कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, हमने मान लिया बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी, फॉर्मूला लगाया ए बराबर बी क्यू। हमने यहाँ पे बी का मान रख दिया 196, क्यू निकाला 195 और आर निकल गया 0। स्टेप हमारा खत्म हो गया, पहला ही स्टेप हमारा काम हो गया, आर बराबर 0 हो गया, इसलिए 196 और 38,20 का एचसीएफ हो जाएगा 196 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगले प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जो अगला प्रश्न क्या हुआ है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना, बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर इसको आप लोग बनाइए एक बार। तो माना कि हम लोग लिख देंगे सबसे पहले हल, माना कि जो बड़ी संख्या है 867 वो ए हो गया और बी बराबर 255 गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए फिर आगे अगला स्टेप जो अपनाएंगे हम लोग युगलित विभाजन नियम से या युगलित विभाजन परिमेका से, जो भी आप लोग लगाए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां जीरो क्या होता है, या मतलब आर जो होता है जीरो के बराबर होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है और बी से जो है छोटा होता है, तो ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद हम लगा देंगे स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करेंगे, तो ए बराबर है आपका 867 और बी बराबर आपने दिया है 255 इंटू क्यू आर। चलो क्यू आर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बता दिया मैंने कई बार। 867 और 255 को हम लोग भाग लगा देंगे, तो 255 अब भाग लगा देंगे किसको, 867। चलो इसको देखो कितना से कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4, अगर इसको 2 या 6, 2 चौका 8 है ना, 4 से कटाते हैं 8 बहुत ज्यादा आता है। चलो एक बार 3 से कटा के देख लेता हूँ इसको। 3 पंचे 15, उसके बाद 3 पंचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, मतलब ये 3 से कट गया पूरी तरह से। अब देखो 7 में 5 जाएगा तो बोलोगे सर 2 बच जाएगा, ठीक है। 6 में 6 जाएगा तो बोलोगे सर 0 बच जाएगा, ठीक है। 8 में 7 जाएगा तो बोलोगे सर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आर बराबर कितना निकला, तो बोलोगे सर आर बराबर निकल गया 102 और क्यू बराबर कितना निकला, तो बोलोगे सर क्यू बराबर निकल गया 3। तो चलो फिर मान को लगा देते हैं इसमें। क्यू बराबर कितना निकला, तो बोलोगे सर क्यू बराबर निकला था 3, तो पहले हम लिख देंगे 867 बराबर 255 गुने का 3 और प्लस का आर निकला था 102। कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे यहाँ पे आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः माना, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दें पुनः माना। अब ए बड़ी संख्या होगा 255 और बी होगा छोटी संख्या 102, तो पुनः माना क्या मानेंगे, ए बराबर 255 कोमा बी बराबर 102। कोई दिक्कत? चलिए फिर स्टेप 2 को फॉलो करते हैं अब हम लोग, क्योंकि स्टेप 1 में हमारा क्या आर बराबर 0 नहीं आया, तो स्टेप 2 वही होगा ए बराबर बी क्यू। तो ए बराबर कितना माना हमने 255, लिख देंगे 255 और बराबर बी कितना है, तो 102 और गुना का क्यू और प्लस का आर। चलो फिर इसके लिए क्यू आर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर 255 को भाग लगाएंगे 102 से, लगा दो भाग, 255 और 102, ठीक है। तो 2 से कट चलाएंगे तो 204 हो जाएगा। चलिए 5 में 4 गया तो बोलोगे सर 5 में 4 गया तो बच जाएगा हमारा 1, और 5 में 5 गया 0 गया तो बचेगा सॉरी 5, और 2 में 2 गया तो बचेगा 0। तो मतलब क्या निकला कि आर बराबर 51 और क्यू बराबर क्या निकला, तो क्यू बराबर निकल गया आपका 2। तो चलो इसको मान बैठा देते हैं, क्यू बराबर 2 और आर बराबर 51, तो 255 फिर इससे लिख देंगे हम, 255 बराबर 102 और गुने का क्यू कितना निकला था, तो बोलो सर क्यू निकला था आपका 2 और प्लस में आर कितना निकला था, तो बोलो सर आर बराबर निकला था 51, है ना, 51 निकला था ना। चलो 51 रख दिया। अब देखो तो यहाँ आर बराबर 0 आया, बोलोगे सर नहीं आया, तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ठीक है ये ले लेते हैं, इसलिए फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 102 और बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तो बोलोगे 51 हो जाएगा, ये छोटी संख्या है 51, ठीक है। क्योंकि हमें अगला जो स्टेप अपनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को देखना है, किस लाइन को, इस लाइन को। इस लाइन में हमारे बीच वाला गुना में जो इसको छोड़ देना है, पहला और लास्ट, जो पहला वाला होगा वो ए हो जाएगा और लास्ट वाला वो बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा स्टेप जो 2 आया, तो स्टेप 2 में हमने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर युगल विभाजन लगा देंगे, वही ए बराबर बी क्यू, तो ए कितना था हमने 102 माना, तो चलो लिख लेता हूं 102। अब बराबर बी कितना माना हमने 51,
तो 51 लिख देता हूँ, 51 गुने का क्यू और प्लस का आर। चलो क्यू और आर हमें नहीं पता, निकाल लेते हैं इसको। कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर 51 को भाग लगा देंगे 102। चलो तो देखो कितना बार से कटेगा, तो 51 दूने 102 होता है, तो चला दो 2 से। देखोगे तो 0 0 0 आ जाएगा, मतलब बराबर आर बराबर 0 आ गया और क्यू बराबर 2 आ गया। तो हमारा मतलब स्टेप फिनिश हो गया। यही तो कहता है कि आर 0 लेके आओ। तो 102 बराबर हम लिख सकते हैं 51 गुने का क्यू बराबर 2 और प्लस का आर बराबर 0। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ आर बराबर 0 है ना, कोई दिक्कत? यहाँ आर बराबर 0, इसलिए या फिर तो क्या लिख सकते हैं 867, 867 और कितना है 255 है ना, 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो आर जो है 0 होगा इस लाइन पे, और इस लाइन पे जो बी है उसी को तो HCF मानते हैं। तो कितना है HCF? बोलोगे सर 51 हो जाएगा। तो चलो 51 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो गया HCF 51 आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका तीनों प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। क्लियर है? चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग को दूसरा प्रश्न दिया गया है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है तो इसको आपको दर्शाना है। बहुत ही सिंपल है, दिखने में आपको हार्ड लगता होगा लेकिन कुछ नहीं है, बस इस मैथ को आपको दिमाग को घुमाया है। ठीक है, इस मैथ ने आपके प्रश्न जो है इस तरह के पूछा तो आप लोग घूमना नहीं है, बस सिंपली पहले हम लोग को मान लेना है। हल पहले लिख देंगे और माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम मान लेंगे a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर 6। आप बोलोगे सर b बराबर 6 कहां से आ गया? तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ 6q+1 या 6q+3 6q+5, हर एक में कॉमन दिखेगा आपको 6q। और आपको पता होगा युगलित विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r, यानी q के साथ क्या मिला होता है? b होता है, मतलब b की जगह क्या है 6 है हर जगह, तो इसलिए हमारा b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए फिर हम लोग आगे अगला स्टेप को देखते हैं। अगला हम लोग लिख देंगे युगलित विभाजन नियम से। क्या नियम होता है? बोलोगे a बराबर bq+r होता है, और जहां 0 के बराबर होता है r या फिर बड़ा होता है, और r हमेशा b से छोटा होता है, ये चीज आपको पता होगा। अब हम लिखेंगे अतः b बराबर 6। यहाँ पे जो b बराबर हमारा क्या है 6 है, तो r का संभावित मान 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। अब लोग कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो r जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। r क्या होगा? हमेशा b से छोटा होगा, और b कितना है 6 है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 5 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 0 भी हो, क्योंकि r जो है कुछ भी हो सकता है। चाहे यहाँ पे दिया ना r बराबर 0 भी हो सकता है, या फिर r जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो वही चीज r 0 से बराबर भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो हमारा b 6 था, मतलब 0 से लेकर के एक मतलब 5 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है r। तो हम लिख सकते हैं अतः b बराबर 6, तो r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हम सबसे पहले अपनाएंगे, जब r बराबर 0, जब हम लिखेंगे r बराबर 0 तो क्या हो सकता है? तो फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस क्या होता है r होता है, तो a बराबर b की जगह हमने 6 रख दिया, 6q, और प्लस का क्या हो जाएगा r बराबर हमने 0 मान लिया, तो प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण, मान लो ये 1 हो गया। ठीक है, या फिर नहीं माने कोई नहीं। अगर हम अगला लिखें यहीं पे कि जब r बराबर 1 हो गया तो क्या लिखोगे? तो बोलोगे सर a बराबर 6q और प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम बोले जब r बराबर 2 हो गया तो क्या बोलोगे? a बराबर 6q और प्लस का 2 हो गया, कोई दिक्कत। जब r बराबर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे a बराबर 6q और प्लस का 3, कोई दिक्कत। जब r बराबर 4 हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस का 4, कोई दिक्कत। जब r बराबर 5 हो जाएगा
तो a बराबर 6q अब प्लस का 5, कोई दिक्कत। जब r बराबर 6 हो जाएगा, अच्छा 5 तो ही है ना, क्योंकि r तो 6 मान नहीं सकते हैं, तो ये तो हमारा मानना बेकार हो जाएगा। तो हमारे पता क्या चल रहा है, हमें जो है इन समीकरण में अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखा है a बराबर 6q प्लस 0, यानी a बराबर 6q हो सकता है, ठीक है। इसको हम ये भी मान सकते हैं a बराबर सिंपली 6q, ठीक है। अब देखेंगे हमें कहना है, दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो देखो तो आया कि नहीं आया, तो बोलोगे सर 6q प्लस 1 यहाँ पे आया है, चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। 6q प्लस 1 चलो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद 6q प्लस 3, तो बोलोगे 6q प्लस 3 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 6q प्लस 5, तो देखोगे तो 6q प्लस 5 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको दर्शाना है कि क्या होता है। तो आपने r का मान मान सकते हैं, क्योंकि b बराबर 6 है, r का मान कुछ भी हो सकता है, 5 एक 0 से लेकर 5 के बीच में। हमने बारी बारी से r का मान पुट किया और हमें जो है इस तरह के समीकरण कुछ मिला। हमें दिखाना है कि क्या विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में आता है। तो देखा कि हाँ, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, यानी तीनों जो हमें दिया गया था वो तीनों हमारे प्रश्न के द्वारा इसका जो सोल्यूशन किया तो मतलब हमारे पास ये तीनों को जो मान निकल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, क्या लिख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, मैंने विषम लिखना छोड़ दिया। चलो विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत, रूप का होता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करके वो चीजें निकाल लिया, देख लिया कि हाँ ये होता है। तो बस इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आपका ये प्रश्न बन गया, ठीक है। अब आगे हम लोग अगला प्रश्न को देखें, तो अगला हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, मतलब सेना की टुकड़ी जो कि 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभ को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे अधिकतम की बात जब भी आए तो आपको मैंने समझाया था बेसिक क्लास में, जहां पे भी अधिकतम आए तो समझ जाना कि वहां पे हमें एचसीएफ निकालने की बात हो रही है, जहां पे लघुत्तम आए तो समझ जाना वहां एलसीएम निकालने की बात हो रही है। एचसीएफ निकालेंगे, बोलेंगे कौन सा विधि से निकालेंगे, तो जो विधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो लिख देंगे सबसे पहले हल या सोल्यूशन। माना कि ए बराबर 616, क्योंकि बड़ी संख्या देखोगे तो 616 मिलेगा आपको, और बी बराबर 32 क्योंकि छोटी संख्या 32 है, यहाँ पे कोई दिक्कत। आगे हम लिखेंगे युगलित विभाजन नियम से, युगलित विभाजन परिमिका से क्या होता है, तो बोलोगे सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग लिख सकते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर 616 हमने लिख दिया, और बी बराबर 32 है लिख दिया, क्यू नहीं है, आर नहीं है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सिंपल सा टेक्निक है, 616 को 32 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो लगा दो 32 से भाग, तो बोलोगे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 32 से कितना बार में कटेगा ये, तो कटाओ 32 एकम 32 से कटेगा, नहीं तो 2 बार कटा तो 64 हो जाएगा, तो चलो एक बार में कटा देते हैं, है ना, 32 लिख के। तो 1 में 2 जाएगा, बोलोगे नहीं जाएगा, 11 में 2 जाएगा, बोलोगे 9 बच जाएगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में 3 जाएगा, तो बोलोगे सर 2 बच जाएगा, 29 उतर के आएगा 6। आप बोलो कितने से कटेगा, तो आप बोलोगे यहाँ से जो कटेगा ये 3 ही मान लेते, 3 नंग 27, है ना, 3 नंग 27, 9 से लगभग कट जाएगा आपका। देखो तो 9 दूना 18, उसके बाद 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। चलो 9 तिया 27 और हासिल का 1 था 28 हो गया। अब 6 में 8 जाएगा, बोलोगे नहीं जाएगा, क्या लेगा उधार 1 लेगा, तो 16 बच जाएगा, तो 8 गया तो 8 बच गया। यहाँ पे बचा आपका 8 में 8 गया, तो बोलोगे सर 0 बच जाएगा, ये 2 में 2 गया 0 बच जाएगा। तो हमारा आर जो निकला वो 8 निकला, और जो क्यू निकला वो कितना निकला, तो 19 निकला। चलो मान लगा देते हैं इसमें। हमारा यहाँ पे 616 1 मिनट, इसको मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 616 बराबर
कितना निकला था ये 32 गुने का 19 निकला था ना, Q19। अब प्लस R कितना निकला, तो बोलोगे सर 8 निकला। अब देखो तो यहाँ पे R बराबर 0 आया, बोलोगे नहीं आया, क्या आया 8 आया। तो हमें ये प्रक्रिया को फिर दोहराना है, तो हम लिख सकते हैं R डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, R डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, ये A मानना है और ये B मानना है। A बराबर 32 कोमा B बराबर क्या मानेंगे, तो बोलेंगे सर 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 को अपनाएंगे। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में वही फॉर्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A कितना है, तो बोलोगे सर 32 हो जाएगा। अब बराबर B कितना है, तो बोलोगे सर 8 हो जाएगा। गुना का Q हो जाएगा और प्लस का R, इसके लिए QR निकालेंगे तो क्या करेंगे, 32 को फिर भाग लगाएंगे 8 से। चलो लगा देते हैं। देखो यहाँ पे 8 भागा 32 करेंगे तो 8 चौका 32, बोलोगे सर 0 हो जाएगा, ये है ना 0 हो जाएगा ना। तो 0 बराबर R हो गया और Q बराबर 4 हो गया। चलो फिर लिख देता हूं यहाँ पे 32 बराबर 8 गुने का 4 और प्लस का 0। हमें युगल विभाजन कह रहा है कि जब 0 आ जाए तो समझ जाना HCF वहीं निकल जाएगा और कोई प्रक्रिया नहीं करना है। इस लाइन में अगर ध्यान से देखेंगे तो B कौन सा है, तो बोलोगे सर B 8 है, हमने B बराबर 8 माना है ना, तो यही हमारा HCF निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 616 और 32 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे 8 आया तो लिख देंगे 8 आंसर। ठीक है, यानी स्तंभ की अधिकतम संख्या, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक है, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो चुका है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। युगल विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत, और b बराबर 3। आप बोलोगे सिर्फ b बराबर 3 क्यों आया, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 3m या 3m प्लस 1, यानी q के जगह m दिया हुआ है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है युगल विभाजन का, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हमेशा q के साथ कौन रहता है, b रहता है। तो यहाँ पे q की जगह m दे दिया हुआ है और b की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं, माना है कोई a धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लिख सकते हैं युगल विभाजन नियम से क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः b बराबर 3, तो r का संभावित मान क्या होगा, 1 0,1,2 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमेशा कहता है जो r होगा वो b से छोटा होगा। हमने b देखा तो 3 है, तो संभावित मान 0,1,2 यही 3 हो सकता है, क्योंकि हमारा r का मान क्या कहता है, चाहे वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना, यानी बराबर 0 के होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो चाहे 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा क्या 1 भी हो सकता है, बड़ा क्या है 2 भी होगा। लेकिन अगला कंडीशन में था, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, b हमारा 3 था, मतलब 3 से नीचा होगा, तो मतलब इतना ही संभावित मान हो सकता है r का। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे हम अगर अपनाए तो स्टेप पहले 1 लिखेंगे और लिखेंगे जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, या फिर हम कह सकते हैं या a बराबर क्या हो जाएगा 3q, कोई दिक्कत, ए होगा ना 3q प्लस 0 करेंगे तो वही होगा 3q हो जाएगा, a बराबर 3q। हमारा मैथ में जो दोनों तरफ वर्ग करने कहा जाता है, जब आप मैथ को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको कहेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि मैथ में हमें खुद करने के लिए कह रहा है कि दोनों तरफ आपको वर्ग करना है, वर्ग करने पर। तो एक तरफ है a और दूसरी तरफ क्या है 3q, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3q। a के ऊपर वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो a पे ऊपर हम स्क्वायर लगा दिए और इधर भी है तब ना दोनों तरफ होगा, इधर भी स्क्वायर लगा दिए। वर्ग मतलब जब भी बोले तो समझ जाना है स्क्वायर करना है, मतलब घन बोले तो समझ जाना कि ऊपर में 3 यानी क्यूब लगा देना है। तो हमें वर्ग करने बोला था, हमने a के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर 3q के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
3q² मतलब 3 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 3 और गुना का q हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी पे भी स्क्वायर हो तो मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बचपन में कि 4 का अगर स्क्वायर है तो मतलब क्या, कि 4 गुने का 4। अगर 5 का स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ, 5 गुने का 5, है ना, यही होता है ना। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3q² मतलब 3 गुने का 3 और q² मतलब q गुना q या फिर q पे स्क्वायर ही लगा रखे हैं। क्लियर, इतना तो कोई दिक्कत। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a² बराबर 3 × 3 q², कोई दिक्कत नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे इसको, तो ध्यान देंगे a बराबर 3 × 3q² है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3m। बोलोगे 3m क्यों लिखेंगे, हम लिख देंगे जहां माना कि 3q² बराबर m, ठीक है। जहां माना कि 3q² बराबर हमने जो है 3q² को मान लिया m, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 3q² के जगह हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। क्यों लिखे, क्योंकि हमने मान लिया कि 3q² बराबर क्या है, m है। तो 3q² हमने m दे दिया तो क्या हो गया, a बराबर 3m, a बराबर 3m। कोई दिक्कत, समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं जब r बराबर 1 हो, क्योंकि हमने 0 लिख लिया तो अब 1 भी लिख लेते हैं। जब r बराबर 1, ठीक है, तब क्या होगा, तो बोलोगे तब हो जाएगा आपका a बराबर bq प्लस r होता है तो लिख देते हैं, तब a बराबर b कितना है, तो b बोलोगे 3 है तो 3q लिख देते हैं। अब प्लस का r कितना है 1, कोई दिक्कत। तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि हमें दोनों हर कंडीशन पे वर्क करना ही है। तो और दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो a बराबर 3q प्लस 1 है तो वर्ग कर देता हूं दोनों तरफ, तो एक पर वर्ग करेंगे a² हो जाएगा। अब बराबर 3q प्लस का 1 इस पे वर्ग करेंगे, तो चलो दोनों पे हमने वर्ग कर दिया। अब क्या होगा, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, किसी को पता है बताओ तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको बताया होगा जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आए तो एक फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b² या फिर a² प्लस b² प्लस 2ab, दोनों वाले बात बराबर है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a का रूप ले रहा है 3q और ये 1 जो है ये b का रूप ले रहा है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो हम उसी हिसाब से इसको सोल्यूशन कर लेंगे। a² है तो इधर a² लिख देंगे। अब बराबर a² लिख दिया, बराबर यहाँ पे आपको लिख देना है a² प्लस 2ab प्लस b² वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो a की जगह 3q है तो लगा देंगे हम लोग 3q का स्क्वायर, क्या लगा देंगे 3q का स्क्वायर लगा देंगे। और प्लस में 2ab, 2 a की जगह 3q है तो 3q लिख दिया मैंने, और b की जगह 1 है तो गुना का 1 कर दिया, कोई दिक्कत। a² प्लस 2ab है ना, 2 गुना a की जगह 3q तो लिख दिया 3q और b की जगह 1 तो लिख दिया 1, तो 2ab हो गया। और प्लस का क्या होगा b², तो प्लस का b की जगह कितना है 1 तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग आगे इसको लिख लेते हैं a² प्लस 3q², वही है ना। इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे a² बराबर 3q² प्लस में हमने लिखा था 2ab, 2 गुना a की जगह था कितना 3q और गुना b की जगह था 1 और प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, बोलोगे सर 9q² निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुना प्लस यहाँ पे है तो प्लस में हम लिख देंगे, इसको गुना करेंगे 2 तिया 6, 6q निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है। चलो इसको कॉमन ले लेते हैं 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9 तो 3q² हो जाएगा और प्लस में 3 दूना 6, 2q हो जाएगा और प्लस में 1 ये बाहर रहने देते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3m, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पे 1 रहने दिया 3m प्लस
1, ठीक है। अब हम बोलेंगे 3m+1 कहां से आ गया, तो ये जो इतना है ना, इतना इतना को हम यहाँ पे मान लेंगे, जहां जहां माना कि 3q² + 2q, 3q² + 2q बराबर m है। क्या मान लिया, 3q² + 2q बराबर m है, हमने मान लिया 3q² + 2q को m। तो हम जब गुना करेंगे m से तो क्या हो जाएगा 3m, और बाहर में 1 था तो बाहर में 1 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या निकला, 3m+1, समीकरण ये 2। तो अतः लिख सकते हैं, अतः समीकरण समीकरण 1 और 2 से साबित होता है या सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3m, 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इसमें आपको दो जगह रटना है, सिर्फ यहाँ पे कि जब इसको ब्रैकेट में लेके आएंगे तो 3q² + 2q को हम लोग m मानेंगे, ठीक है। और जब हमने पिछला वाला देखा था, ठीक है, पिछला वाला में हमने देखा था यहाँ पे, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3q² है, तो हमने 3q² को मान लिया था m, तो इस वजह से यहाँ पे भी m हो गया, तो यहाँ पे 3m हो गया, और अगला समीकरण में 3m+1 हो गया। और दोनों से हमें साबित यही करने बोल रहा था कि प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ पे m मानने के लिए बोला था, इसलिए हमने हर जगह m मान लिया, यहाँ पे भी m मान लिया और दूसरा वाला में भी m मान लिया, और इस प्रकार से हमारे ये पूरा मैथ जो है आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चाहे इसको पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, आप लोग पीडीएफ इसको ले लीजिएगा और आप क्या कहते हैं इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब अगला और अंतिम प्रश्न है, पूछ रखा क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सेम जो अभी प्रश्न आपने बनाया सेम उसी में, सिर्फ इसमें आपको घन करना है, क्यूब करना है, उसमें हमने पिछले वाले मैथ में स्क्वायर किया था। चलिए फिर सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख देंगे हल या फिर सोल्यूशन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी बराबर 9, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। और b बराबर 9 क्यों माने, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हर जगह आपको दिया हुआ है 9m, 9m+1, 9m+8, यानी q के देखा जाए q की जगह आपका m दे दिया है, और हमेशा q के साथ क्या चिपका रहता है, b रहता है। a बराबर bq+r, तो b रहता है, तो b की जगह आपका 9 निकल गया यहाँ पे। तो आपको दिखा रहा है कि 9m, 9m+1 यानी q की जगह m दिया हुआ और b की जगह 9 दिया हुआ, तो हम मान जाएंगे b बराबर 9, कोई दिक्कत। आगे अगर हम देखें यूक्लिड विभाजन नियम से तो क्या कहता है, तो आप सबको पता होगा a बराबर bq+r, जहां r बराबर होगा 0 के या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे देखें हम a बराबर क्या कहते हैं b बराबर 9, तो r का संभावित मान क्या हो सकता है, जब हमने देख लिया कि b बराबर 9 है तो r का संभावित मान क्या होगा, तो देखो b से हमेशा छोटा होगा और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो b से छोटा क्या हो सकता है, 8 है, b बराबर 9, तो r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 हो जाएगा जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर bq+r होता है, तो b की जगह हमारा यहाँ पे 9 दिया हुआ, 9 देंगे, 3 नहीं देंगे, ठीक है। b के बजाय क्या हो जाएगा 9q प्लस का 0, मतलब हम लिख सकते हैं बराबर a बराबर क्या हो जाएगा आपका सिंपली 9q हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा। लेकिन हमें बोल रखा घन करने के लिए दोनों तरफ जब ये आ जाएगा तो दोनों तरफ हमें घन करना है, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है, तो दोनों तरफ घन कर देंगे हम, ठीक है, करने पर कोई दिक्कत। अब क्या करना है, हमें a बराबर लिख देना है, a बराबर 9q पर इधर क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब हो गया, घन हो गया। चलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। a क्यूब बराबर अगर हम इसको घन किए तो हम लिख सकते हैं इसको 9 गुने का
9 3 बार लिख सकते हैं क्यूब का मतलब, तो 3 बार नहीं लिखेंगे हम, 2 बार करेंगे तो 9 नंग 81 हो जाएगा। तो 9 गुना 81 भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर 9 गुना 9 गुना 9 3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूब है तो मतलब 3 बार। और गुने का क्यू को हम लोग क्यू के ऊपर क्यूब रहने देते हैं, क्योंकि क्यूब को 3 बार लिखो या फिर डायरेक्ट क्यूब कर तो बात बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, 9 गुना 81 पर क्यूब हुआ, ठीक है। हम मान लेंगे यहाँ यहाँ मान लेते हैं कि 81 क्यूब पर क्यूब बराबर m है, ठीक है। ये हमने मान लिया, माना, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने माना, क्या माना कि 81 क्यूब पर क्यूब बराबर m है, ठीक है। अब हमारा अगर वो m है तो क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर a क्यूब बराबर 9 गुने का m हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मतलब यहाँ पे क्या निकला, a क्यूब बराबर 9m, मतलब समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अब हम लोग, जब a का मान 0 निकला तो a क्यूब बराबर 9m निकला। जब हम क्या कहते हैं r का मान अगर हम 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r, a क्या है, यही है, यही माने हैं। a बराबर हो जाएगा b के जगह 9q और प्लस r की जगह क्या हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है, तो लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a है तो a पर क्यूब हो जाएगा, और उधर क्या है b है, सॉरी इधर क्या कहते हैं कि 9q प्लस 1 है, तो हम लिख देंगे 9 और q प्लस का 1, इस पे क्या कर देंगे हम लोग, घन कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आपको आगे में क्या करना है, एक हम अलग पेज में चलते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे a प्लस b पर अगर क्यूब रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा होगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा है और हर जगह आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया होगा ना 9q प्लस 1 का क्यूब, मतलब अगर हम 9q को a मान लें, ठीक है, और 1 को b मान लें, तो दिख रहा है ना a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला वही है ना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ये ऐसा जब दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इस मैथ को उतारते उधर, a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो चलो यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 है ना। तो 9q की जगह a है यहाँ पे, तो a का क्यूब होता है तो हम लिख सकते हैं 9q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b है तो हम लिख देंगे 3a की जगह क्या है 9q, तो हम लिख देंगे 9q, और गुना b की जगह क्या है 1, तो हम लिख देंगे 1, कोई दिक्कत। अब प्लस का 3ab² तो 3 लिख दिए, a की जगह क्या है 9q, तो हम लिख देंगे 9q, गुना b की स्क्वायर है तो b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस b क्यूब, b की जगह क्या है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम लिख देते हैं इसको, a क्यूब बराबर 9q का क्यूब अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 729, ये 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 81, 3 गुना 81 हो जाएगा, ठीक है, क्यू कर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 27 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 27 आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब हम लिखा a क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 81 इंटू 3 करेंगे तो हमारा जाएगा 243 क्यूब पर स्क्वायर, और प्लस 27 क्यूब प्लस का 1, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब बराबर, हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 81 क्यूब पर क्यूब, 9 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 27 हो जाएगा आपका, 27 क्यूब पर स्क्वायर, अब प्लस का 9 या 27, यहाँ 27 है तो 3 हो जाएगा 3 क्यूब, और प्लस का 1 ये बाहर रह गया, ठीक है।
प्लस का 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m माना। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इतना को जो है हमने m मान लिया। क्या मान लिया, m मान लिया। तो अब क्या होगा, तब a³ बराबर, यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, 9 के साथ गुना है। अगर इसको हमने m मान लिया तो हो जाएगा आपका a³ बराबर 9m प्लस का 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मान लिया m, तो ये पूरे की जगह हमने लिख दिया m, और बाहर में 1 था तो हम लिख दिया 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, a³ बराबर 9m प्लस का 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप होगा आपका, जब r बराबर 2 होगा। हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, अब 2 देखते हैं तब क्या होगा। तो तब a बराबर b³ प्लस का r, एक बराबर b की जगह इतना था 9q प्लस का r की जगह 2। चलिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या जाएगा, a पर क्यूब लगा देंगे, अब बराबर 9q प्लस का 2 है, इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। कोई दिक्कत। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना आप लोग को। तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर a पर क्यूब बराबर, यहाँ हो जाएगा 9q प्लस का 2 पर होल क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को a प्लस बी का होल क्यूब, फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिख सकते हैं हम लोग a³ बराबर, क्या हो जाएगा, a³ होता है पहले, तो a क्या है 9, तो 9q पर होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 2a क्या कहते 3a स्क्वायर b, तो 3 हो जाएगा, गुना का a की जगह 9q है तो 9q हो गया, गुना b की जगह 2 है तो 2 हो गया। अब प्लस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना a की जगह 9q, और गुना b की जगह 2 का स्क्वायर, अब प्लस b³ तो b की जगह क्या है 2, तो 2 का क्यूब। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं a³ बराबर, इसको देखोगे तो 729 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यानी हम करेंगे यहाँ पे 3 दूना 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6 गुने का 81 क्यू पर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 9 81 जाएगा, और 2 इंटू 3 की तो 6 हो गया, यानी 6 गुना 81 करेंगे, और गुना का क्यू पर स्क्वायर रह जाएगा। और प्लस में हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और गुने का 9 क्यू, और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, a³ बराबर क्या हो जाएगा 729 क्यू पर क्यूब, प्लस गुना करेंगे 6 कम 6, 8 6 का 48, और 486 क्यू पर स्क्वायर, प्लस 12 नांग 108 हो जाएगा क्यू, और प्लस का 8। ठीक है, अब लिखेंगे a³ बराबर, यहाँ पे हम 9 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 81 गुना 9, 729 होता है, तो 81 क्यू पर क्यूब हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ पे 54 गुना 9 करेंगे तो 486 हो जाएगा, तो यानी 54 क्यू पर स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 नंग 81 और 12 नंग 108, लगभग 12 हो जाएगा, 12 क्यू। अब प्लस में हमारा जो 8 वो बाहर हो जाएगा, तो प्लस में 8 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख देंगे 81 क्यू पर क्यूब प्लस 54 क्यू पर स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m माना। हमने मान लिया इतना बराबर m है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे तो हो जाएगा आपका a³ बराबर, यहाँ पे 9 था 9 लिख दिए, ये पूरे को हमने मान लिया m। ठीक है, तो m मान लिया तो हम लिख देंगे m, बाहर में 8 था तो हम प्लस में लिख दिए 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 9m प्लस का
8। ठीक है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 से प्राप्त। ठीक है, प्राप्त क्या होगा, तो ए क्यूब बराबर आपका निकला 9m। उसके बाद ए क्यूब बराबर क्या निकला था, 9m प्लस 1। ए क्यूब बराबर क्या निकला था, तो 9m प्लस का 8। ठीक है, तो ये चीज हमारा निकल गया समीकरण 1, 2, 3 से। पहला में निकला था ए क्यूब बराबर 9m, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो क्या हुआ, स्पष्ट होता है कि या सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, यही चीज लिख देना है, सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या लिखना है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस का 8 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस यही चीज लिखना है, आपको कुछ स्टेप याद रखना है। ठीक है, लास्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पूरे को ब्रैकेट वाले अंदर को हमने m माना, ठीक उसी प्रकार आपको जो है पिछला वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरे ब्रैकेट वाले को हमने m माना। फिर उसके बाद अगर आप पहला वाला देखेंगे तो इसमें भी हमने क्या मान लिया, इस वाले को m मान लिया। ठीक है, कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है 9 इंटू 81 के क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 81 क्यूब को हमने m मान लिया। तो इस प्रकार समीकरण 1, 2, 3 से हमें प्राप्त होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो m, m प्लस 1 m प्लस सॉरी m, 9m प्लस 1 सॉरी 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, पूरे का पूरा आपको मार्क्स मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लास पसंद आएगी। आज इस क्लास में हमने सारे प्रश्न को अच्छी तरह से सोल्यूशन करने की कोशिश की है, और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सोल्यूशन करेंगे और उनके सारे मैथ को स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, अपने दोस्त को जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।